गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे धारिता, कैपेसिटी। आइए इस कैपेसिटी को समझते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता क्या होता है। इसको एक सिंपल उदाहरण समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक ग्लास है। इस ग्लास की क्षमता 1 लीटर है, मतलब इस ग्लास में 1 लीटर पानी को या दूध को रखा जा सकता है। इस ग्लास की क्षमता 2 लीटर है। इस ग्लास की जो क्षमता है वही क्षमता इस ग्लास के लिए धारिता है। इस ग्लास की जो क्षमता है यही क्षमता इस ग्लास की धारिता कहलाएगी। अर्थात कोई ग्लास अपने अंदर जितना मटेरियल को रख सकता है, जितनी धारण करने की क्षमता है उसकी, वही क्षमता उसकी धारिता कहलाता है। एग्जैक्ट यही बात संधारित्रों में भी होता है कि किसी संधारित्र के द्वारा ऊर्जा संचित करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। मतलब कोई संधारित्र है, वो अपने अंदर कितनी ऊर्जा को संचित रख सकता है, उसकी क्षमता को ही उसकी धारिता कहा जाता है। स्पष्ट हो गया? फिर समझ लीजिए, किसी संधारित्र के द्वारा उसके अंदर ऊर्जा को संचित रखने की क्षमता को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए इसका एक मैथमेटिकल पॉइंट समझते हैं। ध्यान देंगे, देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। ये समांतर प्लेट संधारित्र है। इसको एक सेल से जोड़ा गया, एक सेल से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। जब इस सेल से जोड़ा गया है और स्विच को जैसे ही ऑन किए, स्विच लगाया गया यहाँ पर, इस स्विच को जैसे ऑन किया जाता है तो इससे क्यू आवेश प्रवाहित होने लगते हैं। और ये आवेश किस पर जाते हैं? इस संधारित्र पर, समांतर पट संधारित्र पर जाते हैं। तो क्यू आवेश जब इस समांतर पट संधारित्र पर जाता है, उस स्थिति में क्या होता है कि सेल के विभव में वृद्धि होता है। सेल के विभव में वृद्धि होता है। विभव में वृद्धि होता है। तब कहता है कि जब किसी संधारित्र को आवेश दिया जाता है तो उस स्थिति में उस सेल के विभव में वृद्धि होता है, जिससे दिए गए आवेश और विभव में हुए वृद्धि के अनुपात को, विभव में हुए वृद्धि के अनुपात को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। मतलब धारिता बराबर हम लोगों को यहां से मिलेगा, धारिता बराबर दिया गया आवेश, दिया गया आवेश और बटा में विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि, ऐसा लिख सकते हैं। और धारिता को विद्यार्थी सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सी से। तो धारिता बराबर सूत्र मिलेगा हमारे पास Q बटा V, Q बटा V। अब इसका एसआई मात्रक जो है फैराडे होता है। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे। धारिता का एसआई मात्रक फैराडे। इसको 12F से सूचित करते हैं। इसको अन्य मात्रक जैसे माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, इसमें भी मापा जाता है। यह स्पष्ट हो गया? फिर से समझिए, कहता है कि किसी संधारित्र को दिए गए आवेश और विभव में हुए वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। धारिता को किससे सिद्ध करते हैं? सी से। धारिता का ऐसा मात्रा क्या होता है? फैराडे। क्या होता है? फैराडे। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है? यहां पर एक बात और है, ये जो दिया गया आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनुपात। अनुपात को धारिता कहते हैं। मतलब धारिता एक प्रकार का क्या है? तो अनुपात है। धारिता एक प्रकार का क्या है? अनुपात है। ये मैथमेटिकल रिलेशन में आपसे पूछा जाता है कि संधारित्र की धारिता एक प्रकार का क्या है? तो अचर अनुपात है। क्या है? अचर अनुपात। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए।
नोट कर चुके हैं। ये आइए अब हम लोग धारिता का बीमा देखते हैं कि धारिता का बीमा क्या होगा। बीमा, धारिता की बीमा। तो बीमा निकालने के लिए विद्यार्थी क्या करना होगा, पहले आवेश की बीमा और बटा में विभव की बीमा लिखना होगा। यहां से देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे, ये लिखें Q और बटा में जब भी है ना, V बराबर होता है W बटा Q, कार्य बटा आवेश। ये आवेश ऊपर चल जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो Q गुने Q हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा, W हो जाएगा ना। अब देखिए यहां से तब लिखेंगे, यहां से आप बीमा लिख रहे हैं, बीमा C बराबर आवेश का बीमा लिखेंगे Q बराबर I इंटू T होता है, तो लिखेंगे I इंटू T, मतलब I मतलब विद्युत धारा, I मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा का बीमा होता है A और समय का बीमा T। तो Q के जगह पर A इंटू T, A इन 1 और T इन 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी आवेश का बीमा लिखेंगे A इन 1 T इन 1 और बटा में उसके बाद लिखेंगे यहाँ से W, कार्य की बीमा। कार्य की बीमा होता है, आप लोग को याद होगा, M इन 1 L इन 2 T इन माइनस 2, यही होता है कार्य का बीमा। जो बीमा कार्य का होता है वही बीमा ऊर्जा का होता है, और किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो उसका बीमा यही होता है। ये बात स्पष्ट हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए जरा, इसको हल करते हैं। इसको लिखेंगे A इंटू, ये 1 1 मिलाकर 2 हो जाएगा, तो A इंटू और T इंटू। विद्यार्थी ये वाला ऊपर जब जाएगा तो जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा। यहां से लिखेंगे M इन माइनस 1, L इन माइनस 2 और T इन प्लस 2, T इन प्लस 2, इतना हो जाएगा ना। बोलिए अब देखिए, अब इसको सजा दीजिए, रीअरेंज कीजिए, तो लिखते हैं M इन माइनस 1, L इन माइनस 2 और T इन 4 हो जाएगा। T इन क्या हो जाएगा 4 और A इन 2 हो जाएगा। ऐसा में इसको आप कोड वर्ड में ऐसे याद रख सकते हैं 1242 करके, ठीक है। 1242 करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। 1242, M इन माइनस 1, L इन माइनस 2, T इन 4, A इन 2। क्लियर हो गया, ये इसका बीमा हो गया। 1242 हम जो भी चीज लिख रहे हैं उसको हम अरेंज करके लिखते हैं ताकि आप कोड वर्ड में याद रख सके। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा धारिता में आगे बढ़ते हैं। हम धारिता ज्ञात करना सीखेंगे, कैसे धारिता को ज्ञात करेंगे। हेडिंग दीजिए, किसी गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें। किसी गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें। किसी गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें। लिख चुके। आइए ध्यान दिया जाए, ये गोलीय चालक की धारिता क्या है। सपोज कीजिए कि ये कोई गोलीय चालक है। इस गोलीय चालक की त्रिज्या है और इसके सतह पर Q धन आवेश है। कितना धन आवेश है, Q धन आवेश है, ठीक। तो गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना है। विद्यार्थी धारिता बराबर हम लोग जानते हैं, धारिता बराबर, धारिता को C से, C बराबर होता है Q बटा V होता है ना, और V मतलब विभव। तो जब इस गोले पर हम Q आवेश देंगे तो उस स्थिति में विभव का कुछ वैल्यू होगा। तो विभव बराबर सूत्र, विभव का वैल्यू क्या होगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R n होगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि विभव V बराबर होता है Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना R, ये ना होता है। अब इसका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तब लिखेंगे इसीलिए C बराबर Q बटा 4 पाई, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना R n होगा। देखिए ये Q से Q कट जाएगा और ये वाला वैल्यू ऊपर चल जाएगा,
तो यहां से C बराबर मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना R। ये होता है गोलीय चालक की धारिता। यहां से एक बात मिला, बात क्या मिला, इसलिए लिखेंगे कि C जो है ये समानुपाती R मतलब त्रिज्या, R मतलब त्रिज्या। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि किसी गोलीय चालक की धारिता जो है त्रिज्या के किस रूप में होता है, तो समानुपाती के रूप में। किस रूप में होता है, समानुपाती। क्लियर हो गया इतना। गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र क्या आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और धारिता किसके समानुपाती, त्रिज्या के समानुपाती। स्पष्ट हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग विद्यार्थी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखिए आप लोग, लिखिए किसी समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। किसी समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। लिख चुके। ये प्रश्न बोर्ड में 2 अंक में पूछा जाता है। अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए विद्यार्थी, सभी लोग ध्यान देंगे। समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए मान ले रहे हैं कि ये 2 समतल प्लेट है और 2 समतल प्लेटों में एक धन प्लेट है और दूसरा ऋण प्लेट है। दूसरा कौन सा प्लेट है, ऋण प्लेट है। देखिए इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है और इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। इस पर धन आवेश है, मतलब इसको क्यू धन आवेश दिया गया है, तो इस पर ऋण आवेश। कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। और यहां पर फिगर में ये भुयोजित जो लिखते हैं हम लोग, ये भुयोजित किया गया है। इस भुयोजित का मतलब होता है कि इस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक। अब विद्यार्थी समझिए, इन दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। कितना है, d। कहता है कि मान ले रहे हैं, माना कि एक समांतर पट संधारित्र है, या माना कि 2 प्लेट धन और ऋण प्लेट के मिलने से एक समांतर पट संधारित्र का निर्माण होता है, जिनके बीच का डिस्टेंस d है, जिनके बीच की दूरी d है, और इस स्थिति में इस संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर हो गया। हम कह रहे हैं कि इसकी अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। कितना है, एप्सिलॉन है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। अब हम 2-3 बिंदु ले रहे हैं, थोड़ा सा एक बिंदु यहां पर ले, एक बिंदु यहां पर ले और एक बिंदु यहां पर ले। इस बिंदु का हम नाम दे रहे हैं कि ये है, इस बिंदु का नाम दे रहे हैं बी है, और इस बिंदु का नाम दे रहे हैं सी। आप लोग याद कीजिए कि ये प्लेट के बाहर बिंदु है, ये संधारित्र के बिंदु बाहर है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, ये बिंदु पर। तो हम जानते हैं कि सूत्र की E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर होता है। बोलिए इतना होता है ना। अब यहां पर आवेश का मान 0 है, तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 बटा क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स टू 0। मतलब आपसे पूछा जाए कि किसी समांतर पट संधारित्र के बाहर में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, कि 0 होगा। क्या होगा विद्यार्थी, 0 होगा। लेकिन अगर इस बिंदु पर अगर हम चर्चा करें कि इस बी बिंदु पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप लोग जानते हैं कि 0 होगा। क्या होगा विद्यार्थी, 0 होगा। लेकिन अगर इस बिंदु पर अगर हम चर्चा करें कि इस बी बिंदु पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप लोग जानते हैं कि 0 होगा। क्या होगा विद्यार्थी, 0 होगा।
तो आप ध्यान से समझेंगे। अगर आपको याद होगा कि विद्यार्थी किसी समतल चालक चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी समतल चालक चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू हम लोगों को मिला था सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आप अगर ध्यान देंगे, याद होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं याद होगा तो आप इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे, जिससे आपको याद हो। तो इसमें जीसो ने क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस स्थिति में इसके अंदर में इस समतल प्लेट के निकट इस बिंदु पर निकाला जा रहा है और इस स्थिति में ये अंदर में वैल्यू है, बाहर में नहीं। समझा गया? मतलब यहाँ पर आवेश का मान शून्य नहीं, लेकिन इस स्थिति में आवेश का मान क्या है? शून्य। क्लियर हो गया? उसी प्रकार से अगर हम इस सी बिंदु की बात करें तो इस स्थिति में भी क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि ये भी बिंदु बाहर है। ये सी बिंदु कहाँ है? बाहर। क्लियर हो गया? चलिए, अब इस सी बिंदु की जरूरत नहीं है और इस ए बिंदु की भी जरूरत नहीं है। हम लोगों को जरूरत है कि समांतर पट संधारित्र के अंदर किसी बिंदु पर किसी बिंदु इस बिंदु इस बिंदु इस बिंदु या इस बिंदु किसी बिंदु की बात करें तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया ये बात? चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम लोगों को ज्ञात करना है संधारित्र की धारिता। पहले लैंग्वेज समझ लीजिए एक बार। माना कि दो समतल प्लेट है, एक धन प्लेट दूसरा ऋण प्लेट, जिनके मिलने से एक समांतर पट संधारित्र का निर्माण होता है एवं इन प्लेटों के बीच की दूरी d है। इस स्थिति में धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। स्पष्ट हो गया? चलिए, अब धारिता ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, तो हम लिखते हैं धारिता। धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभव। आवेश बटा विभव। विद्यार्थी, हम जानते हैं कि चूंकि सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश बटा क्षेत्रफल होता है ना। यहां से हम आवेश का वैल्यू निकालेंगे। ये भाग में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए आवेश बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर इजिली वे में लिख सकते हैं कि इसीलिए सी धारिता बराबर ये जो क्यू है, क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू ए और बटा में उसके बाद लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे? बी। इसको हम कह रहे हैं कि ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर हम जानते हैं कि चूंकि E बराबर V बटा क्या होता है? R होता है। याद कीजिए, ऐसा बताए थे माइनस से dV बटा dr। E बराबर माइनस से dV बटा dr। जब इसको मॉड लेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर ये माइनस हट जाएगा। परिमाण लिख रहे हैं, ठीक है? और अगर हम इसको सूक्ष्म रूप में न लिखकर सामान्य रूप में लिखे, औसत रूप में लिखे, तो क्या लिखेंगे? V बटा R। लेकिन यहाँ को क्या है कि दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना d है, यहाँ को हम लिखेंगे d। क्या लिखेंगे? d। तो E बराबर हो जाएगा V बटा d। स्पष्ट हो गया? ये भाग में विद्यार्थी इधर जाएगा तो गुना में, इसीलिए लिखेंगे यहाँ से V बराबर E इंटू डी। E इंटू डी। और ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए लिख रहे हैं V बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन, सिग्मा डी बटा एप्सिलॉन नॉट। बोलिए, इतना लिख सकते हैं? बोलिए। अब इस V का मान कहाँ रख देना है? समीकरण नंबर फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में तो लिखेंगे, इसीलिए V का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहां से लिखेंगे, इसीलिए C बराबर ये सिग्मा ए और बटा में V बराबर सिग्मा ए और बटा में V के जगह पर लिखेंगे सिग्मा डी बटा में एप्सिलॉन नॉट। लिखेंगे ना, ये वाला वैल्यू ऊपर चल जाएगा। यहां से लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू सिग्मा और बटा में लिखेंगे सिग्मा इंटू डी। यहां से देखिए सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, तो वैल्यू आएगा C बराबर, या एक काम कीजिए
आप फिगर बना के इतना नोट कीजिए, ठीक है, फिर उसको हम आगे बताते हैं। नोट कीजिए। नोट कर चुके हैं? चलिए अब ध्यान दीजिए। देखिए भैया, यहां से क्या बचेगा हम लोग पास? बचेगा इसीलिए सी बराबर धारिता बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। ये किसके लिए है? ये वैल्यू जो है ये निर्वात के लिए, निर्वात की स्थिति में, मतलब कोई माध्यम उसमें नहीं भरा गया हो, जब समांतर पट संधारित्र के अंदर निर्वातित हो, तब उस स्थिति में धारिता का व्यंजक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। देखिए यदि कोई माध्यम हो तो माध्यम के लिए क्या होगा? माध्यम के लिए बदल जाएगा, थोड़ा सा चेंज करेगा। देखिए क्या हम लिख रहे हैं, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए धारिता। जब माध्यम के लिए धारिता लिखेंगे तो सी बराबर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन, माध्यम की विक्षुब्धता कितना होता है? एप्सिलॉन इंटू ए बटा में कितना? डी। और हम ये भी जानते हैं कि चूंकि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसीलिए लिखेंगे सी बराबर धारिता बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू में ए और बटा में कितना? डी। क्या समझ में आ गया? ये होता है समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये भी होता हो, ये भी होता हो, ये भी होता है। ये अपेक्षिक विद्युतशीलता के रूप में हो गया, और ये माध्यम की विद्युतशीलता के रूप में हो गया, और ये निर्वात की विद्युतशीलता के रूप में हो गया। आ गया समझ में? अब यहां से एक और बात मिलता है, एक और बात स्पष्ट होता है कि ये जो धारिता का मान है, ये धारिता जो है एप्सिलॉन आर के समानुपाती होता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता के समानुपाती होता है। ये जो धारिता है ये दोनों प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, और ये जो धारिता है ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो तीन बात स्पष्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन समीकरण प्राप्त हुआ है, अर्थात तीन प्रकार के कारक होते हैं धारिता को प्रभावित करने वाले। कितने प्रकार के कारक होते हैं? तीन प्रकार के कारक होते हैं धारिता को प्रभावित करने वाले। तो क्वेश्चन में कहता है कि धारिता से क्या समझते हैं? धारिता को प्रभावित करने वाले, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। क्या लिखेंगे हम? पहले तो धारिता का डेफिनेशन देंगे, उसके बाद लिखेंगे कि धारिता जो है अपेक्षिक विद्युतशीलता के समानुपाती होता है, अर्थात अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान बढ़ने से धारिता का मान बढ़ जाता है। स्पष्ट हो गया? दूसरा कहता है कि दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल बढ़ने से, दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल बढ़ने से धारिता का मान बढ़ जाता है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने से, क्या बढ़ने से? दूरी बढ़ने से धारिता का मान घट जाता है। स्पष्ट हो गया? तो धारिता को प्रभावित करने वाले, आप क्वेश्चन को लिख लेंगे, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। यही तीन समीकरण से कारक है, आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। यदि आप नहीं लिख पाएंगे तो आप कमेंट के जरिए बोलेंगे कि सर नहीं लिख पा रहे हैं, इसको भी करवा दीजिए, लेकिन आपको प्रयास करना है, ठीक है? कि धारिता अपेक्षिक विद्युतशीलता के समानुपाती होता है, धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, और धारिता दोनों प्लेट के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। स्पष्ट हो गया? चलिए, ये था समांतर पट संधारित्र के बारे में। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, फिर बताते हैं।
चलिए अब हम छोटे छोटे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है, इसको हम लोग को याद रखना है। देखिए कैसे, मेथड बता देना है विद्यार्थी। अपना पृथ्वी जो है गोलाकार है, ऐसे इस क्वेश्चन कौन सा गोलाकार है? पृथ्वी। ये पृथ्वी है, ठीक। इस पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है, 6400 किलोमीटर। इसकी धारिता बताना है कि जब गोलाकार है तो गोलीय चालक की धारिता हम लोग पढ़े थे कि चूंकि C बराबर धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना r होता है ना, क्या होता है r। तो लिखेंगे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिए जरा, अब हम ये भी जानते हैं कि चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो हमको चाहिए इसका वैल्यू, तो इसको पलट देंगे, इसीलिए लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखेंगे तो 1/9 × 10⁹ और क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होगा, इसका वैल्यू सब पुट कीजिए, इसीलिए लिखते हैं 1/9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू, फिर लिखेंगे ये पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को आप लोग मीटर में बदलेंगे और ये वैल्यू आएगा फैराडे में। किसमें आएगा? फैराडे में। जब फैराडे में आएगा तो उसको माइक्रो फैराड में बदलेंगे और माइक्रो फैराड में इसका वैल्यू आता है, डायरेक्ट आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, निकालने के लिए नहीं कहता है। कहता है पृथ्वी की धारिता बताइए, तो 711 माइक्रो फैराड। कितना होता है? 711 माइक्रो फैराड। ऐसे अगर आपको लगता है इसको हल करना चाहिए तो आप किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे और फैराडे में आएगा तो फैराडे को माइक्रो फैराड बदलेंगे तो उसके 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। इतना से गुना जब करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा माइक्रो फैराड। समझ में आ गया? तो पृथ्वी की धारिता कितना होता है? 7 से 11 माइक्रो फैराड। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आप लोग चंद्रमा की धारिता ज्ञात करेंगे, ठीक। चंद्रमा की त्रिज्या आप देखेंगे और चंद्रमा की धारिता ज्ञात करेंगे। चलिए समझ में आ गया? नोट कीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, कई बार ध्यान में रखेंगे, इसको बच्चे याद करके रखते हैं।